हेलो एवरीवन, मैं बिको अग्रवाल। वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, क्लास 10th के चैप्टर का। इस चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट दिया हुआ है, 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे बिफोर यू रीड को हम लोग एक और भाग भी मानकर चल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। पहले उसे जानेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे एने फ्रैंक का जन्म या बर्थ कह लीजिए तो फरवरी 1929 में होता है, और ये इनका डेथ लगभग 13-14 ईयर्स में हो जाता है। ये जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल रहती है, मतलब जर्मन में इनका जन्म होता है और ये जूइश लड़की रहती है। इनकी फैमिली और 4 फ्रेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, जो कि जर्मनी वालों ने ऑक्यूपाइड कर लिया था नीदरलैंड को, तो इसलिए एम्स्टरडम में ये लोग छुपे हुए थे तकरीबन 2 साल तक। 2 साल तक जब नाजी पावर में आए थे, तो उस वक्त इन लोगों को एम्स्टरडम में जाना पड़ गया था, मूव करना पड़ गया था। और उसके बाद फिर इनको जब इनके बारे में पता चला नाजी को, तो वो लोग इन्हें कहाँ ले गए? कंसंट्रेशन कैंप ले गए। हिटलर का उस वक्त था, तो वहाँ पे हिटलर क्या करते थे, कंसंट्रेशन कैंप होता था जहाँ पे कई लोगों को रखा जाता था। एने का डेथ जो होता है वो आपका टाइफस के कारण होता है। ऑल्दो एने फ्रैंक का पूरा नाम एनेलिस मैरी फ्रैंक है। यहाँ पे जो डायरी में जिक्र किया गया है, तकरीबन 2 साल का डायरी रिटन वर्क है एने फ्रैंक का, वो 12 जून 1942 में स्टार्ट हुआ था और 1 अगस्त 1944 में ख़त्म हुआ था। टुडे वी आर लर्निंग दिस और रीडिंग दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट originally this the diary of Anne Frank was written in Dutch language. इसे डच लैंग्वेज में लिखा गया था। और अभी तक जो हॉलोकॉस्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, इस डायरी ने बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद की थी। हॉलोकॉस्ट होता क्या है? तो नरसंहार जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं। और इस डायरी के थ्रू बहुत सारी हेल्प मिली थी सभी लोगों को समझने में कि उस वक्त का किस तरह नरसंहार हुआ था। एक 13 ईयर गर्ल जो कि बहुत सारी चीज़ों को अपने डायरी में एक्सप्लेन की है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में वो बताती है इंट्रोडक्शन अपने डायरी का, किस तरह से वो अपना डायरी लिखना स्टार्ट की। वो बताती है कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल अगर कभी डायरी लिखे तो वो किस तरह रहेगा। काफ़ी स्ट्रेंज लगता है एने फ्रैंक को ये डायरी लिखना, ऑल्दो काफ़ी अलग भी लगता है। और ये बताती है कि अगर एने फ्रैंक डायरी लिखती है तो क्या कोई और इस 13 साल की लड़की का डायरी पढ़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बकवास हो सकता है लिखी गई हो। ऑल्दो फिर भी वो लिखती है 13 साल की ओल्ड स्कूल गर्ल, वो बैठी है और इन और आउट के बारे में, मतलब अंदर जाना है या फिर बाहर जाना है, मतलब अंदर घर पे ही रहना है या बाहर जाके एंजॉय करना है, इन दोनों में फंसी रहती है। काफ़ी जद्दोजहद करती है कि क्या करे, बाहर फ्रेंड के साथ खेलने जाए या फिर अंदर घर में रुके रहे। एक डायरी की वो और खासियत बताती है कि यहाँ पे जो पेपर होता है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आप पेपर में कभी भी कहीं पे भी कोई भी बात अपनी कर सकते हो, लिख सकते हो, जाहिर कर सकते हो, बाद में उसे या पढ़कर याद भी कर सकते हो। रिमेंबर मेमोरी को कि उस वक्त आपने क्या लिखा था। तो इसलिए ये बताती है कि डायरी या पेपर इनके लिए एज अ फ्रेंड किस तरह से इंटरेस्टिंग रहेगा। बेसिकली हम लोग इसके चैप्टर को जैसे बताया मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला कौन सा पार्ट है? इंट्रोडक्शन ऑफ हर डायरी। जो पहले पार्ट में वो क्या बताती है, अपने डायरी के बारे में बताती है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ अ फैमिली,
और तीसरा इंसिडेंट्स विद द टीचर। ऑल्दो एने फ्रैंक का ये तीनों पार्ट कैसे लिया गया है, तो ये होल डायरी से छोटा छोटा पार्ट एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में लिया गया है। बोलती है कि एनीवे आगे बढ़ते हैं और जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे उस पॉइंट पे चलते हैं, बताते हैं कि मेरे साथ और कौन रहता है और कौन कौन है। तो ये बताती है एने फ्रैंक कि उसके साथ उसकी बड़ी बहन मार्गोट, मदर, फादर, ये सब लोग साथ रहते हैं। उनके बड़ी बहन का उम्र 16 साल का है और एक लविंग आंटी भी है। और इतना ही नहीं, वो कह सके इतने फ्रेंड और इतने अगल बगल में लोग रहते हैं जिसका नंबर वो बताती है तकरीबन 30 लोग रहते हैं। इतने लोग उसके आसपास रहते हैं, तो क्या इसका कोई रियल फ्रेंड नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन उस तरीके से वो ट्रस्ट नहीं करती थी किसी पे कि किस तरीके से ट्रस्ट किया जाए और किस तरीके से अपने रियल फ्रेंड को माना जाए। ऑल्दो आगे बढ़ते हुए वो बोलती है कि जब भी जो सारे लोग हैं वहाँ पे हर कोई है, लेकिन उसका बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। कौन नहीं है? तो ट्रू फ्रेंड नहीं है जो कि होना चाहिए। और यहाँ पे ट्रस्ट सबसे बड़ी बात होती है। ट्रू फ्रेंड नहीं होने का कारण क्या है? दैट एने फ्रैंक डिड नॉट एबल टू ट्रस्ट एट एनी पर्सन। इसीलिए वो डायरी का सहारा लेती है और डायरी में लिखना स्टार्ट करती है हर एक बात को। और वो डायरी को एज अ डायरी कंसिडर नहीं करना चाहती। वो बोलती है कि जो मेरी डायरी रहेगी उसे किटी नाम दूंगा और वही मेरी ट्रू फ्रेंड रहेगी। और उस डायरी का नाम क्या दिया जाता है? डियर किटी। ये किटी के नाम से उसे संबोधित करती है, बताती है। और ये तब तक के लिए इसे फ्रेंड मानेगी, बताती है, जब तक कि कोई उसका एक्चुअल में रियल ट्रू फ्रेंड ना बन जाए। इस पार्ट में ये बताया गया है कि लाइफ स्केच उनका कैसा रहता है। उनके फादर मोस्ट एडोरेबल फादर रहते हैं पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू एने फ्रैंक, और एने फ्रैंक की मदर भी रहती है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इन दोनों की शादी कब होती है। जब उसके फादर 36 ईयर्स के रहते हैं, उनकी मदर 25 की, तब उन दोनों की शादी होती है। और उनकी सिस्टर, एने फ्रैंक की सिस्टर का जन्म कब होता है? तो मार्गोट का जन्म 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होता है। और एने फ्रैंक का जन्म कब होता है? तो 12 जून 1929 को। और तकरीबन 4 साल की उम्र तक वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, जब तक कि एने फ्रैंक का उम्र 4 साल का नहीं हो जाता। उसके बाद क्या होता है? तो ऑटो फ्रैंक, एने फ्रैंक के फादर का नाम रहता है ऑटो फ्रैंक और उनकी मदर का नाम रहता है एडिथ फ्रैंक। अब एक बात याद रखिएगा कि बुक में जो इस पार्ट में दिया गया है वहाँ पे ऑटो फ्रैंक उनके फादर का नाम नहीं दिया गया है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करके आप लोगों को बताया है। तो अब वो 1933 में सितंबर में वो दोनों माइग्रेट कर जाते हैं हॉलैंड में। इमिग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे? हॉलैंड चले जाते हैं। और एने और उनकी बहन, उनको इन दोनों को आचीन भेज दिया जाता है ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए, क्योंकि अब ये दोनों इतने छोटे छोटे हैं। तकरीबन एने फ्रैंक 4 साल की और उनकी सिस्टर 7 ईयर्स की, तो नहीं रह सकते, इसलिए आचीन उनको ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी ईयर में 1933 में मार्गोट को दिसंबर में उनके मदर फादर बुला लेते हैं और एने फ्रैंक को ठीक अगले ईयर 1934 में फेब में हॉलैंड उनको बुलाया जाता है। अब यहाँ पे एक इंसिडेंस ये है कि उनके फ्रेंड का बर्थडे देखकर एने फ्रैंक अपने सिस्टर का बर्थडे देखकर बहुत नाखुश होती है। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताती है कि उनके स्कूलिंग का कैसे हुई थी स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग की स्कूलिंग मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल में अंटिल 6, जब तक 6 फॉर्म में थी तब तक वहाँ पे वो पढ़ी। और जब वहाँ से वो जा रही थी तो मिसेस क्यूपरस वहाँ की उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, दोनों का बिहेवियर ऐसा घुल मिल गया था कि दोनों के आंखों में आंसू थे। ऑल्दो अब यहाँ पे ग्रैंड माँ के
बारे में जिक्र किया गया है। ग्रैंड माँ का जिक्र यहाँ पे क्या है, तो वो 1941 में समर में बीमार पड़ जाती है और उनका डेथ हो जाता है 1942 में जनवरी में। अब एक बात यहाँ पे भी है कि अभी एन फ्रैंक का बर्थडे आने वाला था, लेकिन वो सही से सेलिब्रेट नहीं हो पाता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रैंड मदर्स डेथ। इसलिए वो थोड़ी नाखुश भी इस कारण से होती है। एक छोटा सा इंसिडेंट एन फ्रैंक बताती है जो कि उसके टीचर के साथ होता है, और दूसरा क्या कि वो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते। लिखना स्टार्ट करती है सैटरडे जून 1942 को। डियरेस्ट किटी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसके आने वाले हैं और उसके फ्रेंड्स के, जिसके ऊपर बेटिंग चल रही होती है कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात भी बताया गया है, अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। और ये अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स एने फ्रैंक किसे बोल रही है, तो टीचर्स को बोल रही है। अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। इस इंसिडेंट का यहाँ पे जिक्र किया गया है एने फ्रैंक के द्वारा। वो कीजिंग उनके मैथ्स टीचर रहते हैं, मिस्टर कीजिंग ओल्ड फॉगी मैथ्स टीचर। ओल्ड फॉगी किसे कहा जाता है, जो ओल्ड फैशन रहते हैं। वो इसे निकनाम देते हैं जिसे चैटर बॉक्स बोला जाता है। चैटर बॉक्स मतलब क्या, जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहे, ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर देखो मेरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, पूरा सुनो। तो क्लास में एने फ्रैंक बहुत बात किया करती थी, इसका मतलब है ना। तो मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स टीचर हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए। क्या करना है एने फ्रैंक को, तो एक ऐसे लिखना है किस टॉपिक पे, तो चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है, जो बहुत बात करता है। अब यहाँ पे मैं एक बात की, इस वक्त एने फ्रैंक को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेगी, जब वो घर पे सारा होमवर्क खत्म कर लेती है और जब उसकी नज़र यहाँ पे पहुँचती है। ऑल्दो टॉपिक में वहाँ पे अपने मदर को या मदर का कैरेक्टर दिखाते हुए बताती है कि शायद मैं इसलिए इतनी बात करती हूँ क्योंकि मेरी मदर भी बहुत बात करती है, और ये इनहेरिटेटेड ट्रेट्स है, मतलब कि विरासत में मिली हुई खूबी। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। ऑल्दो अब यहाँ पे जब फिर से क्लास में आती है और दिखाया जाता है मिस्टर कीजिंग को वो ऐसे, तो दोबारा फिर से उसे 2 बार, एने फ्रैंक को 2 बार पनिशमेंट के तौर पे ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं। पहले एक बार ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेकिन फिर क्लास में बात करती है तो फिर से दिया जाता है। इस बार जो 2 टॉपिक्स हैं वो पनिशमेंट के तौर पे कौन कौन सा मिलता है। पहला, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है कि जिसे कभी भी सुधारा ना जा सके। ठीक है, तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब कि एक ऐसा बातूनी बंदा जिसे कभी भी सुधारा नहीं जा सके बात करने से। उसके बाद भी एने फ्रैंक नहीं मानती है, तो क्या टॉपिक दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पे, तो क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये तीसरी बार है उन्हें जब एने फ्रैंक को टॉपिक दिया जा रहा है इसे लिखने के लिए एज अ पनिशमेंट। अब यहाँ पे बहुत बार हो गया है ये बात, तो काफ़ी चिड़चिड़ा लगता है। ऑल्दो इस बार उसकी एक फ्रेंड जो सैन रहता है वो हेल्प करते हैं पोइट्री फॉर्म में लिखने के लिए, और उस पोइट्री फॉर्म में क्या लिखकर एने फ्रैंक मिस्टर कीजिंग को देती है, जो कि वो कन्विंस हो जाते हैं और फिर उन्हें बात करने के लिए छूट दे देते हैं। तो उस पोएम में ये लिखा रहता है कि एक डक अपने डकलिंग को तब तक मारता है जब तक कि वो मर न जाए। और ये क्यों मारता है, डक जो है तो बहुत बात करता था। वो वर्ड्स फॉर्म में जिस तरह से स्टाइल में लिखा जाता है पोएम को सजाकर वर्ड्स को एंडिंग के साथ, तो उसी तरीके से दोनों ने मिलकर लिखा और मिस्टर कीजिंग को दिया। नाउ दैट पोएम वाज कन्विंसिंग फॉर मिस्टर कीजिंग, और ये पोएम अब मिस्टर कीजिंग के लिए कन्विंसिंग था और काफ़ी लाफ्टर वाला भी था। तो अब इस चीज़ के बाद आज तक मिस्टर कीजिंग
कभी भी एने फ्रैंक को बात करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल जोक्स बनाते हैं, मतलब कि खुद भी दूसरों को हंसाते हैं बोलकर। चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, नीचे लिखा होता है योर्स एने। आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपने कभी भी इस तरह का पोएम चैटर बॉक्स पर लिखा है या नहीं, या फिर कभी भी क्या आपको पनिशमेंट मिली है बात करने के कारण। बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स, मिडिल बेंचर्स, जो भी हो आप नीचे कमेंट करके बताइए ये कि आप कभी चैटर बॉक्स के लिए, आपको कभी भी बात करने के लिए पनिशमेंट मिला है या नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।